खोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिसको हम लोग पैरासिम्पैथोलाइटिक्स और एंटी खोलिनर्जिक्स के नाम से भी पढ़ते हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है खोलिनोसेप्टर्स को ब्लॉक करना। खोलिनोसेप्टर्स हमारी बॉडी में दो किस्म के हैं, निकोटिनिक और मस्करेनिक। निकोटिनिक के फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं, निकोटिनिक न्यूरोनल, निकोटिनिक मसल टाइप। मस्करेनिक के फर्दर हमारे पास 5 अकसाम हैं, M1, M2, M3, M4, M5। इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हमारे पिछले वीडियोज़ में अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। तो फार्माकोलॉजी से पहले अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ थोड़ी सी एक ग्लेंस दें तो फिर हम फार्माकोलॉजी आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि क्रेनियल और सैक्रल रीजन से निकलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई, और जिसकी वजह से फिर आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो कंट्रोल होते हैं। इनका असर हमारे आई पर कैसे होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का? आप लोग जानते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये सिस्टम है रेस्ट और डाइजेस्ट का। तो जब आप लोग आराम कर रहे होते हैं कमरे में, उस टाइम आपकी जो GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटीज़, वो इंक्रीज़ होती हैं और आपके आई पर जो इफेक्ट पड़ता है स्पेशली प्यूपिल पर, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, छोटा हो जाता है, उसका साइज़ कम हो जाता है, जिसको हम लोग प्यूपिलो कॉन्स्ट्रिक्शन और मायोसिस के नाम से जानते हैं। और जब हम बात करते हैं माउथ की जानिब, तो जब हम रेस्ट करते हैं तो माउथ जो है वो सलीवा उसमें बनना शुरू हो जाता है, और आपकी बॉडी में जितने भी सिक्रीशंस हैं लाइक लैक्रिमेशन, सैल्युएशन, डेफिकेशन, यूरिनेशन, ये सारे के सारे जो हैं ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो जब आप रेस्ट करते हैं तो ये सारे सिक्रीशंस होते हैं। और लंग्स में क्या होता है, चूंकि आप रेस्ट कर रहे हैं आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नहीं करना पड़ता, तो लंग्स के जो ब्रोंक्यूल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और सिक्रीशन भी लंग्स में होती हैं। हार्ट पे क्या होता है इसका एक्शन? नॉर्मली ये हार्ट को नॉर्मल हार्ट बीट की तरफ लाता है, और GIT के ऊपर जो इसका फंक्शन है कि वो GIT की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है। क्योंकि ये रेस्ट और डाइजेस्ट से बहुत मशहूर है इस नाम से कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेस्ट और डाइजेस्ट को इंक्रीज़ करता है। तो आप कह सकते हैं कि आपके डाइजेशन को ये इंक्रीज़ करवाएगा, जिसके लिए हम लोग अदर टर्म्स यूज़ करते हैं लाइक पेरिस्टाल्सिस। तो ये पेरिस्टाल्सिस को भी इंक्रीज़ करवाएगा, यानी कि GIT मोटिलिटी इंक्रीज़ होगी तो फिर डेफिकेशन भी होगी, और साथ में ये यूरिनरी सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा, यानी कि इसको इंक्रीज़ करवाएगा, यूरिनेशन करवाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम ये ड्रग्स लेते हैं, इनसे क्या होगा? इनसे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की इनर्वेशन है हम यहाँ पर तो ब्लॉक करते हैं, यानी कि स्टॉप करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जिससे फिर क्या होता है, जिससे ये जो एक्शंस हो गए थे इनमें फिर फ़र्क आ जाता है। आइज़ में क्या हुआ था? प्यूपिलो कॉन्स्ट्रिक्शन। जब हम ये लोग ड्रग्स लेंगे तो ये डायलेशन कॉज करवाएगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुई थी तो ब्रोंको डायलेशन होगी। यहाँ पर सिक्रीशन हुई थी ब्रोंक्यूज़ में तो भी सिक्रीशन नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने पैरासिम्पैथेटिक की सप्लाई जो है वो ख़त्म कर दी। तो हार्ट ने इसको नॉर्मल करवाना था। अभी अगर यहाँ पर आप पैरासिम्पैथेटिक की सप्लाई कम करोगे तो हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक GIT मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा था, हमारी ये ड्रग्स मोटिलिटी को रिड्यूस करेंगे, और यही पैरासिम्पैथेटिक यूरिनेशन कॉज करवा रहा था, हमारी ये ड्रग्स यूरिनेशन को कम करेंगे, यानी कि रिटेंशन करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी को। एंटी निकोटिनिक और एंटी मस्करेनिक हमारे पास ड्रग्स हैं। तो एंटी निकोटिनिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारे दो टाइप्स के हैं, NN, NM, निकोटिनिक न्यूरोनल टाइप और निकोटिनिक मसल टाइप। तो निकोटिनिक न्यूरोनल टाइप पहले स्टडी करते हैं कि हमारे पास निकोटिनिक न्यूरोनल टाइप को हम लोग कहते हैं गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स, क्योंकि ये गैंग्लियंस को ब्लॉक करते हैं, और इनका जो ड्रग है वो है निकोटीन। पहले गैंग्लियन क्या है, फिर निकोटीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यहाँ पर जो फ्यूज होते हैं एक वेसिकल में, इसको बोलते हैं गैंग्लिया। यहाँ पर आपके रिसेप्टर्स होते हैं निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर, और जब आप लोग निकोटीन लेते हैं ड्रग तो ये निकोटीन आकर के इस रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। जब निकोटिनिक रिसेप्टर, ये समझ लीजिए कि आपका निकोटिनिक रिसेप्टर है, कौन सा है? निकोटिनिक न्यूरोनल टाइप। आप निकोटीन लिया, निकोटीन जो है ये डोज डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आप लो डोज लेंगे, ये लो डोज जो है इस रिसेप्टर को जब एक्टिवेट करेगा, इससे क्या होगा? इससे ये रिसेप्टर जो है ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे, आयंस की इन्फ्लक्स होगी, जिससे डीपोलराइजेशन कॉज होगी। आप जानते हैं कि जब डीपोलराइजेशन कॉज होती तो क्या होता है? न्यूरोनल सेल्स एक्साइट होते हैं और मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। चंद एक जो फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से हैं?
वो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना है। जब निकोटीन आप लो डोज में लोगे, ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाएगा, ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा, उसके साथ ब्लड प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, और उसके साथ साथ ये आपके जो बॉडी में सिक्रीशन है, सिक्रीशन को भी इंक्रीज़ करेगा। और साथ में जीआईटी पर भी इसका एक्शन पाया जाता है कि जीआईटी की जो मोटिलिटी है इसको भी इंक्रीज़ करेगा, और साथ में जो यूरिनेशन है इसको भी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर आप हाई डोज लेते हैं इसी निकोटीन की, तो क्या होता है, अगर निकोटीन की हाई डोज हुई तो फिर ये रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, जब ये इन पर आएंगे तो ये इन रिसेप्टर्स को डीसेंसिटाइज कर देगा, डीसेंसिटाइज कर देगा, यानी कि उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको वो ख़त्म कर देगा। सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई तो फिर क्या होता है, रिसेप्टर्स सिग्नल रिसीव ही नहीं करेंगे। जब रिसेप्टर्स सिग्नल रिसीव नहीं करेंगे तो फिर इंटरनल फंक्शंस होंगे नहीं, उससे फिर क्या होगा, तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स लो डोज पर इसने हार्ट रेट इंक्रीज़ किया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ किया, सिक्रीशन इंक्रीज़ किया, जीआईटी मोटिलिटी इंक्रीज़ की, यूरिनेशन करवाया। और जब आप हाई डोज यूज़ करोगे तो हाई डोज निकोटीन से क्या होगा, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा, सिक्रीशन भी डिक्रीज़ होगा, और साथ में जो जीआईटी मोटिलिटी है वो भी कम होगी, यानी कि आप कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाएंगे, और साथ में यूरिनेशन थी वो भी कम होगी, तो आपकी जो यूरिन है वो रिटेन होगा। तो ये डोज डिपेंडेंस निकोटीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है एनएम, एंटी निकोटिनिक्स में से निकोटिनिक रिसेप्टर जो मसल पर होते हैं। ये हमारे पास दो किस्म के ड्रग्स हैं और इसके दो किस्म के मैकेनिज्म्स हैं, एक है डीपोलराइजर्स, दूसरे हैं नॉन डीपोलराइजर्स। डीपोलराइजर्स में हमारे पास सक्सिनलखोलिन और नॉन डीपोलराइजर्स में हमारे पास है ट्यूबोक्यूरारिन। पहले डीपोलराइजर्स को स्टडी करते हैं जो कि सक्सिनलखोलिन है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फेज़ 1 और फेज़ 2 पर मुश्तमिल है। सपोज कीजिए आपने न्यूरोमस्कुलर अभी पढ़ना है, तो अभी हमारे जो मसल्स हैं, सपोज कीजिए ये मसल्स आपके, ये तो मसल्स पर होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, कौन से वाले, मसल टाइप वाले। यहाँ पर आपने ड्रग यूज़ करना है सक्सिनलखोलिन। सक्सिनलखोलिन जब आएगा इस रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, तो इसने दो फेजेस पर इसका अपना एक्शन शो करना है। सपोज कीजिए अभी यहाँ पर मैं सक्सिनल को लेता हूँ, ये आपके रिसेप्टर्स हो गए, निकोटिनिक मसल टाइप रिसेप्टर, और यहाँ पर आपने सक्सिनलखोलिन लिया। सक्सिनलखोलिन जब आप लेंगे तो इसकी जो फर्स्ट फेज़ का रिएक्शन है वो कैसे है, फर्स्ट फेज़ में सक्सिनलखोलिन बाइंड करेगा और इस चैनल को ओपन करवाएगा, जिससे क्या होगी, आयंस की मूवमेंट होगी इनसाइड, और उससे डीपोलराइजेशन होगी, जस्ट लाइक अभी हमने जो निकोटिनिक रिसेप्टर में पढ़ा। जब डीपोलराइजेशन होगी तो ये स्टिमुलेशन करवाएगा, और स्टिमुलेशन क्या होगा, स्टिमुलेशन से फेज़ 1 में, अभी मैं यहाँ पर लिखूँ, फेज़ 1 में स्टिमुलेशन होगी और जिससे कॉन्ट्रैक्शन काज करवाएगा ये। तो स्टिमुलेशन जब होगी मसल्स की तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगी ना। और फेज़ 2 में क्या होगा, ये 1 हुआ, फेज़ 2 में यही सक्सिनलखोलिन जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो, या बहुत सारे सक्सिनलखोलिन बाइंड करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो ये रिसेप्टर है ये इसको ब्लॉक कर लेंगे, और साथ में यहाँ पर से रीपोलराइजेशन भी होना शुरू हो जाएगा, जिससे मेम्ब्रेन दोबारा रेस्ट की तरफ जाएगा। तो पहले इसने डीपोलराइजेशन की, फिर इसने डीसेंसिटाइजेशन की और रीपोलराइजेशन भी करवाई। पहले स्टेप में फेज़ 1 में डीपोलराइजेशन से कॉन्ट्रैक्शन हुई, दूसरे स्टेप में फेज़ 2 में सक्सिनलखोलिन की वजह से एक तो रिसेप्टर डीसेंसिटाइज हुआ, फिर इसकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई, और साथ में ये रीपोलराइजेशन भी कर रहा है, जिससे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन दोबारा से रेस्ट में आता है। तो आप कह सकते हैं कि सक्सिनलखोलिन जो है वो फर्स्ट फेज़ में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, सेकेंड स्टेप में जो है ये रिसेप्टर्स की डीसेंसिटाइजेशन करवाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। पहले कॉन्ट्रैक्शन की ना जब डीपोलराइजेशन हुआ था, लेकिन सेकेंड स्टेप में जब इसने डीसेंसिटाइजेशन की, रिसेप्टर को की सेंसिटिविटी को ख़त्म करवाया, तो उससे फिर क्या हुआ, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन फिर होगी नहीं, क्योंकि सिग्नल्स नहीं आ रहे कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। तो इस वजह से हमारे जो एनएम हैं ब्लॉकर्स, इनको हम लोग कहते हैं मसल रिलैक्सेंट्स, चाहे वो डीपोलराइजर्स हो चाहे वो नॉन डीपोलराइजर्स हो। और नॉन डीपोलराइजर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है और आसान है। ये काम करता है बाय मीन ऑफ कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव होते हैं। सपोज कीजिए अभी सक्सिनलखोलिन की जगह पर यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, ट्यूबोक्यूरारिन, ट्यूबोक्यूरारिन जो है ये कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पर आपके पास है एसिटाइलखोलिन और यहाँ पर ट्यूबोक्यूरारिन। ये एसिटाइलखोलिन भी आना चाहता है, इस एनएम के साथ बाइंड करना चाहता है, और ट्यूबोक्यूरारिन भी आना चाहता है। तो ट्यूबोक्यूरारिन कंपीट करके इस एसिटाइलखोलिन के पाथ को कवर कर लेगा।
आप कह सकते हैं कि रिसेप्टर को ये कवर कर लेगा, तो एसिटाइलकोलिन फिर बाइंड नहीं करेगा। एसिटाइलकोलिन ने कॉन्ट्रैक्शन करवानी थी मसल्स की, ट्यूबोक्यूरिन जब यहाँ पर बाइंड करेगा तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, यानी कि मसल्स पर रिलैक्स होंगे। तो ट्यूबोक्यूरिन ये जो कि नॉन डिपोलराइजर्स हैं, बाय मीन ऑफ कंपटीशन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं, और डिपोलराइजर्स लाइक सक्सिनलकोलिन जो फेज 1 और फेज 2 के थ्रू, पहले तो ये फेज 1 के थ्रू डिपोलराइजेशन कॉज करवा रहे थे कॉन्ट्रैक्शन, फेज 2 के थ्रू ये रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज कर रहे थे, तो फिर वो रिलैक्सेशन हो गई थी। तो सक्सिनलकोलिन और ट्यूबोक्यूरिन दोनों जो है वो क्या करेंगे, वो मसल्स की रिलैक्सेशन कॉज करवाएंगे। तो दोनों को हम लोग पुट करते हैं मसल रिलैक्सेंट्स में, और इनकी जो यूज है वो अक्सर औकात कब होती है, सर्जरी के दौरान। अभी आते हैं हमारे एंटी मस्क्रेनिक्स की तरफ। ये हमारे पास नेचुरल और सिंथेटिक में होते हैं एंटी मस्क्रेनिक्स। नेचुरल एंटी मस्क्रेनिक्स हमारे पास एट्रोपिन और स्कोपोलामीन है। एट्रोपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, बहुत सिंपल, ये दोनों जो है ये टर्शरी अमाइन है और ये बहुत सारे एक्शन शो करते हैं और आपके सीएनएस को भी क्रॉस कर सकते हैं, जिनकी वजह से इनके एक्शन बहुत वाइड डिस्कस हैं। एट्रोपिन आपके आइज पर इफेक्ट करेगा। आप लोग अभी हम पढ़ चुके हैं कि पैरासिम्पैथेटिक्स में क्या हो रहा था, आइज में प्यूपिलो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी, अभी ड्यू टू एट्रोपिन मेड्रियासिस होगी, यानी कि प्यूपिल डायलेट होंगे। ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुए थे, लेकिन अभी हमने एट्रोपिन दी तो इससे क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स डायलेट होंगे। पहले पैरासिम्पैथेटिक की वजह से सिक्रीशन भी हुई थी, अभी इसी एट्रोपिन की वजह से सिक्रीशन भी खत्म हो जाएगी। तो एट्रोपिन ने क्या किया, ब्रोंको डायलेशन और सिक्रीशन को खत्म करवाया, और ये आपके पूरे बॉडी में सिक्रीशन को कम करते हैं। और हार्ट में क्या करवाएगा, हार्ट पर मौजूद होते हैं M2 रिसेप्टर्स, तो ये एट्रोपिन क्या करेंगे, इसी मस्कुलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जिससे फिर क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक ने इसको नॉर्मल करवाना था, लेकिन अभी पैरासिम्पैथेटिक की सप्लाई नहीं आ रही, तो हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू एट्रोपिन। एट्रोपिन का जो मैकेनिज्म है वो भी डोज डिपेंडेंट है। लो डोज पर यह हार्ट रेट को डिक्रीज करवाएगा, लेकिन अगर आप हाई डोज लोगे तो ये फिर हार्ट रेट को इंक्रीज करवाएगा, हाई इंक्रीज करवाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जीआईटी मोटिलिटी को इंक्रीज करते थे, यानी कि फिर डेफिकेशन कॉज करवानी थी ना, लेकिन अभी जब एट्रोपिन हम इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी में तो वो जीआईटी मोटिलिटी को कम करेंगे और कॉन्स्टिपेशन की तरफ बॉडी को ले जाएगा। द सेम इज द केस विद यूरिनेशन। पैरासिम्पैथेटिक हो तो यूरिनेशन होगी, लेकिन एट्रोपिन की वजह से क्या होगी, आपके यूरिन रिटेंशन होगी, यानी कि यूरिनेशन को ये कम करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्कोपोलामीन, इसके भी बहुत सारे एक्शन है, लेकिन ये हम लोग बहुत स्पेसिफिकली जो भी आज यूज करते हैं वो है फॉर एंटी मोशन सिकनेस, स्कोपोलामीन। नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेटिक एंटी मस्कुलिनिक्स। सिंथेटिक एंटी मस्कुलिनिक्स वो होते हैं जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, नेचुरल हम लोग प्लांट से लेते हैं, सिंथेटिक हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इसके बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो कॉमनली यूज है वो है इप्राट्रोपियम और थायोट्रोपियम। इप्राट्रोपियम, थायोट्रोपियम, इनके साइड ऑफ एक्शन जो है वो लंग्स में है। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन जो पहले हो गई थी पैरासिम्पैथेटिक की वजह से, जब हम लोग इप्राट्रोपियम या थायोट्रोपियम लेंगे इससे ब्रोंको डायलेशन होगी। और पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से दो चीज़ें हुई थी, पहला चीज़ जो हुआ था वो था ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और म्यूकस सिक्रीशन पैरासिम्पैथेटिक से। लेकिन अगर हम एंटी मस्कुलिनिक्स चाहिए हो, ये हो इप्राट्रोपियम हो, थायोट्रोपियम हो, या हमारे ये वाले ड्रग हो एट्रोपिन हो, ये क्या करेंगे, ये ब्रोंक्यूल्स को तो डायलेट करेंगे, दूसरा सिक्रीशन को कम करेंगे। ब्रोंक्यूल्स डायलेशन, सिक्रीशन को कम करना, ये कौन करेंगे, थायोट्रोपियम और इप्राट्रोपियम। और अभी इन दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो तो एक जैसे हुआ, लेकिन बात सिर्फ इसके हाफ लाइफ की है। आप इप्राट्रोपियम को जो है 4 टाइम्स दोगे डेली, और थायोट्रोपियम को आप 1 टाइम अ डे दे सकते हैं, और उससे भी आपके जो इफेक्ट है वो आ जाएंगे सामने, यानी कि आपके ब्रोंक्यूल्स डायलेट होंगे और सिक्रीशन कम होगी। तो यह अमूमन जो COPD वाले पेशेंट्स होते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये मेडिकेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक है और इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्वाटनरी है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, जिनकी वजह से ये फिर स्पेसिफिक एक्शन शो करते हैं। सो दैट्स अ लिटिल बिट फ्रॉम माय साइड अबाउट एंटीकोलिनर्जिक्स, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट और पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आएंगे आंसर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।